हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय मेडिसिन प्लेलिस्ट जो हम डेविसेंट से कर रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। सो प्रीवियस वीडियो में वी हैड अ लुक एट द पेशेंट कि हाउ टू अप्रोच द पेशेंट विद एंडोक्राइन प्रॉब्लम एंड आई टोल्ड यू देयर आर डजन इश्यूज दैट यू नीड टू रिमेंबर। यू नीड टू ऑब्जर्व द पेशेंट, देन यू नीड टू लुक एट द हैंड्स, देन द स्किन, देन द पल्स एंड द ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक स्टफ जो एंडोक्राइनोलॉजी में इंपॉर्टेंट है एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग थायराइड एंड ईच एंड एवरी ग्लैंड one by one in the upcoming videos. So the first heading today is the functional anatomy and physiology. अच्छा, यहाँ I would like to tell you one thing. देखें, मैं जब कभी अपने स्टूडेंट्स को मेडिसिन पढ़ाता हूँ, I always tell them that you must revise relevant anatomy plus relevant physio. That is extremely important. क्या मतलब हुआ इसका relevant anatomy और physio का? यानी अभी हम एंडोक्राइनोलॉजी की मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको जब हम थायराइड की मेडिसिन पढ़ेंगे तो आपको थायराइड की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, आपको थायराइड से रिलेटेड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी किसी एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर ये क्या बात हुई, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसमें जहां एनाटॉमी का जिक्र आया तो आपने ये कह दिया कि एनाटॉमी मेरी एनाटॉमी की वीडियो में देखो। तो यार मैं यही कहूंगा ना, मुझे बताएं आप, मैं और क्या कहूंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की 4 आवर्स की, yeah that was like a complete all the chapters from Guyton रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की पूरी एक वीडियो मैंने बना करके डाली। तो अब उसमें मैं एनाटॉमी भी अगर पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आप सोचेंगे वीडियो कहाँ जाएगी और आपको क्या समझ में आएगा। सो ऑलवेज, अब जैसे मैं मेडिसिन करा रहा हूँ तो इस मेडिसिन के लेक्चर कराते वक्त मैं बहुत डिटेल में आपको एनाटॉमी नहीं करा सकता, मैं आपको बहुत डिटेल में फिजियोलॉजी नहीं करा सकता। मेरी अजम्पशन होगी कि मेरी एनाटॉमी की प्लेलिस्ट आप देखेंगे अलग से, मेरी फिजियो की प्लेलिस्ट आप अलग से देखेंगे, ताकि आपको पता हो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एंडोक्राइनोलॉजी की फिजियो की मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वो आपने साथ साथ देखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखें, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूँ ना, इस ये कॉन्सेप्ट बड़ा जेनेरिक है। हमें पता है कि वी हैव द पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड यू नो एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम कंबाइंड वर्ड यूज करते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स। एड्रीनोट्रॉपिक है तो वो फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करेगा। और खुद एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इट इज अंडर अ वेरी टाइट कंट्रोल ऑफ अनदर सुपीरियर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी व्हिच रिलीजेस सम हार्मोन्स which go onto the endocrine gland। और फिर वो जो ग्लैंड है उसमें से क्या रिलीज होगा, हार्मोन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। अब वो जो हार्मोन रिलीज होगा वो किसी न किसी टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करेगा। सो दैट इज द जनरल स्कीम ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। और ये हमने फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में ये पूरा एक्सेस डिस्कस किया हुआ है। वी नो कि किस तरह हाइपोथैलेमस से कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं, पिट्यूटरी से कैसे ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं जो पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, और ग्लैंड से फिर हार्मोन रिलीज होकर टारगेट ऑर्गन तक जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव कवर्ड इन आवर फिजियोलॉजी। तो यहाँ इसका बड़ा क्विक रीकैप मैंने आपको बता दिया कि हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी टू एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन। ओके, some endocrine glands such as the parathyroid and the pancreas, they respond directly to the metabolic signal. That's important. आपकी बॉडी का हर हार्मोन डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी नहीं होता। सम ऑफ देम आर मेटाबॉलिकली रेगुलेटेड। सो फॉर एग्जांपल पैराथायरॉइड है, ये डायरेक्टली कैल्शियम लेवल्स को, फॉस्फेट लेवल्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। पैंक्रियाज है, ये डायरेक्टली इंसुलिन लेवल्स को रिस्पॉन्ड करेगा। सो उसका ताल्लुक डायरेक्ट यहाँ hypothalamus और पिट्यूटरी के साथ नहीं है। So changes in the levels of these metabolites such as calcium, phosphate, glucose, ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे पैराथायरॉइड या पैंक्रियास को। लेकिन ये तो 2 एग्जांपल्स हैं, ज्यादातर जो हार्मोन्स हैं उनका रिलीज कंट्रोल होता है बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे? इट्स द हाइपोथैलेमस। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले ये समझा जाता था कि पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, लेकिन अब हमें लगता है कि जनाब हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली द मास्टर ग्लैंड। Anterior pituitary hormone secretion is controlled in turn by substances produced from the hypothalamus, ठीक है, and they are released into the portal blood which drains into the pituitary stalk. So यहाँ portal circulation है जो secretion from the hypothalamus, ये hypothalamus है, लेकर आती है to the anterior pituitary, and therefore the pituitary then releases tropic hormones. Posterior pituitary जो है उसके hormones are actually synthesized in the hypothalamus and transported down in the nerves. ये हम सारा कुछ जब हमने पिट्यूटरी की फिजियोलॉजी डिस्कस की है तो we have already talked about it. Okay, hormone released in the hypothalamus and pituitary is regulated by numerous stimuli through the feedback control
by the hormones themselves. So for example, अगर बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है तो वो जाकर के पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई मेरे सिक्रीशन को कम करो, और वो जाके हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है कि मेरे सिक्रीशन को कम करो. सो दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपके बॉडी के जो डिफरेंट हार्मोनल मैकेनिज्म्स हैं वो कंट्रोल करते हैं सिक्रीशंस को, नॉट ओनली फ्रॉम द पिट्यूटरी बट आल्सो फ्रॉम द hypothalamus. Okay. A wide variety of molecules can act as hormones, including peptides such as insulin, growth hormone, glycoprotein. So, hormones आपके target organs पे जाके काम करेंगे. The biological effect of hormones are mediated by binding to receptor. यानी अगर एक ये सेल है और इस सेल पर ग्रोथ हार्मोन को काम करना है, so there must be a receptor either on the cell membrane या फिर sometimes if the hormone is lipid soluble तो वो membrane को क्रॉस करके अंदर जाएगा और साइटोप्लाज्म में उसको बाइंड करने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर होगा. So there is always a receptor which receives the hormone. हार्मोन ऐसे ही जाके एक्शन नहीं करता. Now many of the receptors are located on the cell surface but some of them are also present inside the cytoplasm. Okay, तो cytosolic side पे भी होता है. The hormone receptor complex form a ligand activated transcription factor which regulate gene expression directly. Now ये बात हो रही है उन हार्मोन्स की जो लिपिड सॉल्युबल है. सो सपोज देयर इज अ हार्मोन व्हिच इज लिपिड सॉल्युबल, से फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल. सो कॉर्टिसोल ये करता है कि सेल के पास आता है, अंदर चला जाता है, यहाँ बाइंड करता है और डायरेक्ट डीएनए तक न्यूक्लियस में पहुंचता है और यहाँ जाके एक रिसेप्टर एरिया पे बाइंड करके डीएनए एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है. सो दैट्स हाउ कॉर्टिसोल वर्क्स. सो डायरेक्टली अफेक्टिंग द डीएनए एक्सप्रेशन because it's lipid soluble, so it gets inside the cell directly. The classical model of endocrine function involves hormones synthesized in the endocrine gland which are released into the circulation and act at sites distant from the secretion. That's how it happens. जो भी ये अगर endocrine gland है उसमें से हार्मोन निकल रहा है वो ब्लड में मेम्ब्रेन प्रोटीन बाउंड फॉर्म में पहुंचेगा सेल्स तक, जहां जाके वो अपना एक्शन करेगा. उन सेल्स को हम नाम देते हैं टारगेट ऑर्गन्स. ओके. However, additional levels of regulation are now recognized. Many other organs secrete hormones or contribute to the peripheral metabolism or activation of the prohormone. A notable example is the production of estrogen from adrenal androgen in the adipose tissue. So, suprarenal जो gland है उसमें से निकली कुछ और चीज और जब वो adipose tissue में गई तो वहां कन्वर्ट हो गई किसी और चीज में. That's a very normal part of endocrinology. Some hormones such as neurotransmitters act in a paracrine fashion. पैराक्राइन फैशन यानी एडजेसेंट सेल को वो अफेक्ट करते हैं, एक सेल से निकले दूसरे सेल पे जाके एक्ट करेंगे. तो ये एंडोक्राइन की बड़ी बेसिक सी स्टोरी है जो भी मैंने आपको सारी बताई, और ये सारी कोई नई चीज नहीं है, आपको पता है. इसका क्रक्स ये है, इसका बॉटम लाइन ये है कि ज्यादातर हार्मोनल रिलीज ऐसे होता है कि देयर इज हाइपोथैलेमस कंट्रोलिंग पिट्यूटरी एंड रिलीजिंग अ हार्मोन एंड द हार्मोन देन रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड गोज टू द टारगेट ऑर्गन एंड परफॉर्म इट्स एक्शन. अब एंडोक्राइन पैथोलॉजी देखो, सिंपल सी बात है. नाउ दिस इज नाउ एब्सोल्यूट कॉमन सेंस. अगर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड ज्यादा काम करेगा तो उससे बनने वाला हार्मोन ज्यादा अमाउंट में निकलेगा. देयर विल बी एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन, और उन कंडीशंस को हम नाम देते हैं हार्मोनल एक्सेस. और अगर कोई पर्टिकुलर ग्लैंड काम नहीं करेगा, सपोज किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसमें से बनने वाला हार्मोन कम हो जाएगा और उसे हम नाम देंगे हार्मोन डेफिशिएंसी. सो जो एंडोक्राइन डिजीजेस हैं दे यूजुअली आइदर प्रेजेंट विद एक्सेस ऑफ द हार्मोन और डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन. ठीक है. अब एक्सेस में प्राइमरी ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन हो सकती है. सो फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड है और इसमें एक बिनाइन ट्यूमर बन गया है, देयर इज एन एडिनोमा देयर. नाउ द सेल्स हैव इंक्रीज्ड नंबर, इसीलिए जो थायराइड हार्मोन बनेगा उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी. सो ये चूंकि ग्लैंड में प्राइमरी इंट्रिंसिक मसला है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन. इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ अ सेकेंडरी इशू, यानी ग्लैंड नॉर्मल है लेकिन ऊपर से ऑर्डर ठीक ठाक ज्यादा आ रहा है. ऊपर से ऑर्डर का मतलब ये है कि पिट्यूटरी से या पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है जिसमें से ट्रॉपिक हार्मोन्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, या ये भी तो हो सकता है कि हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो जो रिलीजिंग फैक्टर ज्यादा निकाल रहा हो. सो पूरे एक्सिस में, ये पूरा एक्सिस है ना, दिस इज नोन एज एन एंडोक्राइन एक्सिस, जिसमें हाइपोथैलेमस है, जिसमें पिट्यूटरी है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड है और टारगेट ऑर्गन है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड में गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन हो, या पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो सकता है जो ऑर्डर ज्यादा दे रहा हो ताकि ग्लैंड ज्यादा प्रोड्यूस हो, या हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो सकता है जो पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और ज्यादा हार्मोन बन रहा है. सो व्हाटएवर,
either it is due to the gland itself, then this is called primary hormonal axis, और अगर वो releasing substance की वजह यानी gland खुद से normal है, ऊपर से order ज्यादा fast आ रहे हैं, ज्यादा amount में आ रहे हैं, इस condition को कहते हैं secondary axis. ओके इसी तरह जो हार्मोन डेफिशिएंसी है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्राइमरी ग्लैंडुलर फेलियर, यानी अगर थायराइड की हम बात करें तो सपोज थायराइड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ऑटोइम्यून किसी डिजीज की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो थायराइड अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो उससे बनने वाला हार्मोन का अमाउंट भी कम होगा ना, बिकॉज थायराइड इटसेल्फ इज नॉट वर्किंग, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्लैंड फेलियर. लेकिन सपोज थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन पिट्यूटरी से सिग्नल्स नहीं आ रहे या हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स नहीं आ रहे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी hypothyroidism. So gland का जो फंक्शन है, हार्मोन का जो एक्सिस है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ प्राइमरी इशू विद द ग्लैंड और सेकेंडरी इशू विद द हायर सेंटर्स. इसी तरह हार्मोन डेफिशिएंसी कैन बी प्राइमरी इशू विद द ग्लैंड और सेकेंडरी प्रॉब्लम विद द हायर सेंटर्स. ठीक है. नाउ another sort of pathology can be hormone hypersensitivity, यानी failure of inactivation of the hormone. एक ग्लैंड है, उसमें से एक हार्मोन निकला, वो हार्मोन इस सेल पर जाकर के एक्शन करता है और इसकी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ये है कि आफ्टर सम टाइम कुछ एंजाइम्स के थ्रू ये हार्मोन डिग्रेड हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है. अब अगर ये इनएक्टिवेशन का मैकेनिज्म खत्म हो जाए या फेल हो जाए या ठीक से काम ना करे तो ये हार्मोन की तो बल्ले बल्ले, ये ज्यादा अमाउंट में पड़ा रहेगा. सो दिस इज द हाइपरसेंसिटिविटी, बिकॉज द हार्मोन विल बी प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, तो हम कहते हैं कि देयर इज हाइपरसेंसिटिविटी टू दैट पर्टिकुलर हार्मोन. ठीक है. The other category would be target organ overactivity और hypersensitivity. हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेल पर इस हार्मोन के रिसेप्टर ज्यादा एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए, तब भी ये हार्मोन ज्यादा काम करेगा. So now the gland is working normal, the amount and the concentration of the hormone is normal, but there is hypersensitivity, reaction ज्यादा हो रहा है. Then there can be a condition of hormone resistance, यानी ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें से हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन ये जो सेल है जिस पर जाके इस हार्मोन ने काम करना था वो अब रेजिस्टेंट हो गया है, यानी उसके पास रिसेप्टर्स नहीं है या रिसेप्टर म्यूटेशन कर गए हैं, that sort of thing. Okay. Then there can be non-functioning tumors, benign or malignant. So these are something that is also an important part of the pathology. So this particular table, which is actually the box 18.1, is very important in terms of understanding the overall spectrum of endocrine diseases, क्योंकि अभी आगे पूरा हम अगली जितनी भी वीडियोस बनाएंगे उसमें हम यही पढ़ रहे होंगे. सो फॉर एग्जांपल जब हम थायराइड ग्लैंड स्टडी करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है. इन थायरोटॉक्सिकोसिस वी विल टॉक अबाउट हार्मोन एक्सेस. फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म इज हार्मोन डेफिशिएंसी. इसी तरह जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम कुशिंग सिंड्रोम की बात करेंगे, दैट इज हार्मोन एक्सेस. हम एडिसन डिजीज की बात करेंगे, दैट इज हार्मोन डेफिशिएंसी. सो आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस ऑफ द हार्मोन और डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन और ट्यूमर्स ऑफ द हार्मोन और रेजिस्टेंस टू द हार्मोन और हाइपर एक्टिविटी ऑफ द हार्मोन. सो दिस इज द जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट जो आगे पूरे चैप्टर पर अप्लाई होगा. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दिस इज एन ओवरव्यू वीडियो, जिसका नाम ही है ओवरव्यू टू एंडोक्राइनोलॉजी. Okay, so that is a very high yield table to understand. Now, this particular diagram is kind of summarizing all different endocrine axes in one particular diagram. So if you look here, यहाँ बात है different endocrine glands की. So in the yellow is the thyroid axis. इसको हम नाम देते हैं endocrine axis, and there are multiple axes drawn here. So here we have the thyroid axis, for example. Thyroid axis में hypothalamus से क्या रिलीज होता है? Thyrotropin releasing hormone. देन पिट्यूटरी पे आके वो एक्ट करता है और पिट्यूटरी से क्या निकलवाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड पे जाता है और T3 T4 रिलीज करवाता है, जो कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, और यही T3 T4 जाकर के रेगुलेट करते हैं अपनी सिक्रीशन को. सो इफ देयर इज मोर T3 एंड T4 देयर इज नेगेटिव फीडबैक, ताकि ये पूरा एक्सेस शट डाउन हो जाए. इसी तरह वी हैव लैक्टेशन एक्सेस, वी हैव ग्रोथ एक्सेस, ग्रोथ हार्मोन. हाइपोथैलेमस से क्या निकल रहा है? सोमैटोस्टेटिन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो जाके एक्ट करेगा पिट्यूटरी पर. पिट्यूटरी से निकलवाएगा ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन लिवर में जाएगा, विल बी हेल्पिंग एक्सप्रेशन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो कि ग्रोथ करवाएंगे थ्रू आउट द बॉडी. और ये IGF-1 अपने ही सिक्रीशन को, पूरे एक्सेस को रेगुलेट करेगा वाया द फीडबैक मैकेनिज्म. हियर यू सी द adrenocorticotropic axis, so adrenal gland.
Corticotropin releasing hormone from the hypothalamus goes to the pituitary. Pituitary से निकलेगा adrenocorticotropic hormone which goes to the adrenal cortex. Then you get cortisol and androgens, which is very important for managing stress and helps in metabolism. So all these diagrams are showing you some axis: oxytocin axis, vasopressin axis, reproductive axis. So ये हम फिजियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करते हैं. इसमें एक एक एक्सिस पर पूरा एक एक चैप्टर है फिजियोलॉजी में. गाइटन में हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं. If you remember, we have a separate video on thyroid, we have a separate video on growth hormone, we have a separate video on cortisol. So this is a beautiful diagram summarizing everything in just one diagram. Okay, now investigating the endocrine disorders. अब मजे की बात ये है कि सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है एंड द पेशेंट कंप्लेन्स और मेरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेसिस पर है हाइपोथायरॉयडिज्म. मैं इसको लैब से बड़ा इजीली कंफर्म कर सकता हूँ. आई जस्ट ऑर्डर थायराइड प्रोफाइल जिसमें मुझे TSH भी मिल जाएगा, T3 के लेवल भी मिल जाएंगे, T4 के लेवल, ये सारे लेवल्स मुझे मिल जाएंगे. So the point is कि many of the hormones can actually be calculated by a simple blood test. यानी पेशेंट का सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं और आपको हार्मोन और उसके स्टिमुलेटिंग जो फैक्टर्स हैं जैसे TSH उनके लेवल्स पता चल जाते हैं. So isn't that beautiful? आपको पता है कि भाई नॉर्मल TSH इतना होना चाहिए और मेरे पेशेंट में TSH इतना है. So you can actually have a look कि उस पेशेंट का कोई भी हार्मोनल प्रोफाइल कैसा चल रहा है. So biochemical investigation play a central role in endocrinology. Most hormones can be measured in the blood. So just take the blood out of the patient and you get results within few minutes, I would say. Okay? So growth hormone हो गया, cortisol हो गया, they can all be measured. अब important point ये है कि आपको as a doctor ये पता होना चाहिए. So for example cortisol है, cortisol की diurnal variation होती है, circadian rhythms. सुबह के वक्त cortisol का level high होता है. So किस वक्त आपको cortisol measure करना है, किस वक्त आपको growth hormone measure करना है, ये अब आपकी कला है कि आप इसको सही से समझें और याद करें. Okay? Now some hormones are labile and need special collection procedures. यानी आप उनको कलेक्ट करेंगे, लेबोरेटरी तक आते आते वो गायब, तो आपको पता होना चाहिए उसको प्रिजर्व कैसे करना है. Now local protocols for hormone measurement should be carefully followed. Other investigations such as imaging, biopsy are more frequently reserved for the patient to present with a tumor. So suppose if you are suspecting somebody having a tumor in the pituitary gland, तो आपने बाकी सारा बायोकेमिकल प्रोफाइल कर लिया, आपने लेवल्स देख लिए ACTH के ब्ला ब्ला ब्ला. Now you have to rule out कि यहाँ पे ट्यूमर है या नहीं है. So maybe you will now order a radiology, so maybe an MRI or a CT scan, something like this, to see if the lesion is there or not. But that is usually the case when you are suspecting a tumor. अगर आप एक ट्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको ये डाउट है कि कहीं कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है, then you order these investigations of radiology. Okay? So you should have an idea कि what sort of investigations are offered in endocrinology. Basically जब पेशेंट आता है आपके पास तो आप उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेन में बार बार बताता हूँ ना, मेडिसिन में तकरीबन हर लेक्चर में मैं ये बात करता हूँ मेडिसिन की और करता रहूंगा कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेन, देन यू टेक द हिस्ट्री, देन यू डू द एग्जामिनेशन, यू ऑर्डर लैब्स, यू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस. ओके, और जब लैब्स आ जाते हैं यू मेक अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस एंड यू ट्रीट. Sometimes at the level of making differential diagnosis, you start the treatment and then you alter the treatment once the definitive diagnosis is made. But that's how it works. Presenting complaint, history, examination. अगर इन basis पे आपने identify कर लिया कि कोई endocrine problem है, then you order the blood test. And sometimes you have to order the radiology. So that is the spectrum of investigation in endocrine disorders. Okay? अच्छा, प्रेजेंटिंग मैंने आपसे कहा ना कि मेडिसिन में पहला स्टेप जो है, पेशेंट आपके पास क्यों आएगा? पेशेंट आपके पास आएगा किसी न किसी कंप्लेन के साथ. सो द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ द पेशेंट इज द फर्स्ट थिंग विद विच द पेशेंट कम्स टू यू. आपके पास पेशेंट इसी मसले से आएगा ना. और हर सिस्टम पढ़ते वक्त, इस वक्त एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइनोलॉजी का जो पेशेंट है वो कौन कौन से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है. ओके, सो द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. एंडोक्राइन डिजीज इज प्रेजेंट इन मेनी डिफरेंट वेज एंड टू क्लिनिशियंस इन मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स. क्लासिकल सिंड्रोम्स आर डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू इंडिविजुअल ग्लैंड. यानी थायराइड का पेशेंट एक पर्टिकुलर तरह से प्रेजेंट करेगा, अगर एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है तो वो एक पर्टिकुलर तरह से प्रेजेंट करेगा. सो विल टॉक अबाउट व्हेन वी डू दोज ऑर्गन्स इन डिटेल. लेकिन आपको कुछ बेसिक हिंट्स यहाँ पता होनी चाहिए कि हाउ डू दे एक्चुअली प्रेजेंट. They can present with a very,
vast range of problems. So for example, high blood pressure, obesity, osteoporosis, low blood pressure, electrolyte imbalances, lethargy. If you look at the list of presenting complaints, you see here, this is the long list of symptoms with which the patient comes to you if the person is having endocrine disorder. Lethargy and depression. Now this is something very common. लेथार्जी का मतलब होता है थके थके रहना, हाल खराब हुआ हुआ है. अब अक्सर पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये कोई प्रॉब्लम है. वो समझते हैं काम ज्यादा कर लिया है, थक गए, गर्मी ज्यादा है, पसीना ज्यादा आया, खेल ज्यादा लिया, ऑल दीस सॉर्ट ऑफ थिंग. बट लेथार्जी इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम. एंड डिप्रेशन. डिप्रेशन इज वेरी अंडररेटेड. अक्सर पेशेंट्स डिप्रेशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते और बहुत सारी कंट्रीज में एक टैबू है, डिस्कस नहीं करते. ये कहना कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड बड़ा अजीब सा समझा जाता है. इस वजह से लोग अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से ये डिस्कस ही नहीं करते कि वो थके हुए फील कर रहे हैं, वो डिप्रेस फील कर रहे हैं. लोग मजाक ना उड़ाएं, इस वजह से कई लोग ये बात करते ही नहीं है और इवन डॉक्टर्स को बताते हुए भी शर्माते हैं. सो सी, दिस इज नंबर वन सिम्पटम. इफ समबडी इज फीलिंग lethargic, if somebody is feeling depressed, it has to be taken seriously because ये थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, कुशिंग हो सकता है, एड्रिनल का मसला. वेट गेन, सडन वेट गेन नेवर शुड बी अननोटिस्ड अनलेस आप, मतलब ये अब ये इस तरह से है कि अगर एक बंदा है अचानक उसका वेट गेन हो गया, आप उससे हिस्ट्री में क्वेश्चन करते हैं, यार अभी क्या तुमने खाना पीना बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, क्या बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाना. वो कहता है नहीं यार, मेरी डाइट तो जैसी थी वैसी है, चेंज ही नहीं की मैंने अपनी डाइट, फिर भी मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. नो, दैट्स एन अलार्म because it can be hypothyroidism, Cushing syndrome. वेट लॉस भी एक मसला है. अगर कोई इंटेंशनल वेट लॉस नहीं कर रहा, अपने डाइट में कोई चेंज नहीं किया, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बढ़ाई नहीं है और उसका वेट लूज हो रहा है, दैट्स एन इश्यू. उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इतना तेजी से वजन क्यों कम हो रहा है. कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स तो नहीं है सच एज थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटीज. ओके. इसी तरह प्यास ज्यादा तो नहीं लग रही, पॉलीडिप्सिया, यूरिन बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा. डायबिटीज की अर्ली सिम्टम्स में से है कि पेशेंट रात को उठ के वॉशरूम जा रहा है. पॉलीयूरिया, प्यास ज्यादा लग रही है, पॉलीडिप्सिया. सी, रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स कैन लीड टू दीज सिम्टम्स. हीट इंटॉलरेंस, एक कमरे में बैठे हुए बाकी सब नॉर्मल है, आप कह रहे हैं यार मुझे गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है. थायरोटॉक्सिकोसिस एंड मेनोपॉज कैन बी द इश्यूज. कोल्ड इंटॉलरेंस सिमिलरली हाइपोथायरॉयडिज्म में. पाल्पिटेशन, यार ये वो है जब तुम उसको देखते हो और दिल की धड़कनें फील होना शुरू हो जाती है ना, धक 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 धक. अगर बगैर उसको देखे भी ये हो रहा है, देन थिंक अबाउट थायरोटॉक्सिकोसिस एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन. सो पाल्पिटेशन, दिल की धड़कनों का बहुत तेजी से महसूस होना, सर में दर्द होना, मसल वीकनेस, कोर्सनिंग ऑफ फीचर्स, फेशियल फीचर्स चेंज हो रहे हैं, पक्के पक्के हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, मुंह बड़ा सा हो रहा है, हाथ बड़े से हो रहे हैं, एक्रोमेगाली, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस. सो this is the range of symptoms that you can have in a patient presenting to you with endocrine problems. Okay, यहाँ पे एक बॉक्स रह गया था, this is also super important. जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं थायराइड इश्यूज की, तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम ऑफ द हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन पल्सेटाइल फैशन. सुबह के वक्त ज्यादा, शाम के वक्त कम. इसी तरह चॉइस ऑफ द डायनेमिक बायोलॉजिकल टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे हो कि से फॉर एग्जांपल देयर इज हाइपो यानी लो फंक्शनिंग ऑफ अ हार्मोन, तो आप स्टिमुलेशन टेस्ट देते हैं, स्टिमुलेशन चैलेंज. यानी आप उस पेशेंट में जिसमें आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो आप इस हार्मोन को एक्साइट करने की कोशिश करते हो ताकि आप देखो कि उसका लेवल बढ़ रहा है एक्साइट करने से या नहीं बढ़ रहा. हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में जब एक एक ग्लैंड पढ़ेंगे. ऐसे एक्साइटेशन को हम तब यूज करते हैं व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग हार्मोन डेफिशिएंसी, और ऐसे एक्साइटेशन टेस्ट को हम बोलते हैं स्टिमुलेशन टेस्ट. अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो पेशेंट है उसमें हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाइपर कंडीशन में, तो आप इसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हो और देखते हो इसका लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा. इसे हम बोलते हैं सप्रेशन टेस्ट. तो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. फिर मैंने आपको बताया कि समटाइम्स यू यूज इमेजिंग सच एज एमआरआई, सच एज सीटी स्कैन. ये आप तब करते हो जब आपको कोई स्ट्रक्चरल गोला देखना है, यानी अगर पिट्यूटरी है उसमें कोई मास ऑफ सेल्स है, ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो यू डू दिस. ओके, एंड देन यू मे आल्सो समटाइम्स हैव टू डू द बायोप्सी. थायराइड ग्लैंड है एंड यू ट्राई टू थिंक कि यार ट्यूमर है. आपने पेशेंट भी देख लिया, आपने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस भी कर ली, बायोकेमिकल प्रोफाइल भी कर लिया, स्कैन्स भी कर लिए. नाउ यू नीड टू सी कि ट्यूमर जो है उसकी हिस्टोलॉजिकल टाइप क्या है, क्योंकि अलग अलग हिस्टोलॉजिकल टाइप्स की अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग प्रोग्नोसिस है. सो यू नीड टू डू द बायोप्सी एंड लुक इन द माइक्रोस्कोप कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्यूमर आर यू डीलिंग विद. ओके, सो दैट्स बेसिकली ऑल. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा थायराइड ग्लैंड, उसकी डिटेल्स हम करेंगे. इस पूरी वीडियो में मेरा पर्पस ये था कि आपको एक ओवरव्यू दे दें कि किस तरह आपके पास जब एंडोक्राइन
डिसऑर्डर का कोई पेशेंट आएगा तो फिजियोलॉजी क्या सोचनी है, पैथोलॉजी किस किस तरह की हो सकती है, कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर कॉलीग्स। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा।